अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमने जो बेसिकली बात करनी है वो करनी है एब्जॉर्प्शन के ऊपर। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के अंदर पहले हमें पता है सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो कौन होती है, विलाई होती है। ठीक है, तो जो विलाई है उस पर बात कर लेते हैं। ये मैं बना रही हूँ विलाई, ठीक है, और ये दूसरा विलाई है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान एक डिप्रेशन मौजूद होता है। ठीक है, ये डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन का नाम होता है क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे ग्लैंड होता है, उसका नाम होता है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून। ठीक है, और इन ग्लैंड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। पहली बात तो हम बात करेंगे क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून पर। ठीक है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून, और इसके अलावा एक हमने बात करनी है ब्रूनर्स ग्लैंड पे। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड पे बात करनी है। अब जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ना वो मौजूद कहाँ पे होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड होता है सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम के अंदर। बाकी किसी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना उसके अंदर जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो मौजूद नहीं होता। ठीक है, और जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून है वो ऑल पार्ट्स के अंदर मौजूद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, अब जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून है इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि इसने इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और जो हमारे पास ये होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि इसने म्यूकस प्रोड्यूस करना है। अब हम देखते हैं कि जो म्यूकस है वो किसके अंदर पैदा हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम में। तो हम कहते हैं क्या बाकी पार्ट्स के अंदर म्यूकस नहीं चाहिए? तो उनके अंदर भी चाहिए, लेकिन असल में क्या होता है कि जैसे स्टमक से फूड आता है वो कैसा होता है? काइम, जो कि एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, तो वो फ़ौरन से बिल्कुल एसिडिक वाला आता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे यहाँ पे म्यूकस मौजूद होता है ना, ड्यूडेनम की जो वाल है उसको नुकसान नहीं पहुँचता। ठीक है, और उसके बाद ड्यूडेनम साल्ट्स वगैरह निकाल के पैंक्रियाटिक जूस से, इंटेस्टाइनल जूस से साल्ट्स वगैरह निकाल के उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, जब न्यूट्रलाइज कर देता है फिर बाद में म्यूकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर म्यूकस बिल्कुल मौजूद नहीं है, वहाँ पर म्यूकस मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन वो उसके सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो अगली चीज़ है हमने बात करनी है पेयर्स पैचेस के ऊपर। ठीक है, जो पेयर्स पैचेस है ना ये लिम्फोइड टिश्यूज की कलेक्शन का नाम होता है। ठीक है, ये भी किसके अंदर मौजूद है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, और ये क्या कलेक्शन है? लिम्फोइड टिश्यूज की। ठीक है, अभी जो कलेक्शन है ना लिम्फोइड टिश्यूज की, इसमें इसने काम क्या करना है? इसने एक्टिवेट करना है बी सेल्स को। बी सेल्स हम सोचते हैं यहाँ कहाँ गए? एक्टिवेट बी सेल्स है ना, ये बी सेल्स जो है वो किसके हैं? इम्यून सिस्टम के हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम की ये सेल्स हैं, और ये जो इम्यून सिस्टम की सेल है ना ये सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम इलियम के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इलियम के अंदर ये मौजूद होते हैं, और यहाँ पे इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये सारा का सारा जो रोल प्ले कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं? हमारी इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि एंजाइम के ऊपर एक मतलब पॉइंट है, वैसे मेन चीज़ नहीं है। ठीक है, इतनी लैक्टेज एंजाइम। ठीक है, तो जो लैक्टेज एंजाइम है वो किसके ऊपर एक्ट करता था? लैक्टोज के ऊपर एक्ट करता था, और उसे किसके अंदर बदल देता था? ग्लैक्टोज के अंदर, और किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब इस पे बात क्या करनी है कि जब हमने छोटे बच्चों के अंदर पढ़ा ना, हमने पढ़ा था कि उनमें प्रोरेनिन मौजूद होता है। ठीक है, और जो प्रोरेनिन था वो रेनिन के अंदर बदलता था। ठीक है, और रेनिन जो है वो क्या करता था? कैजीन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा होता था। ठीक है, और कैजीन प्रोटीन जो है वो फिर जाती थी, जब उस पर रेनिन एक्ट करता था वो जाती थी पैराकाजिनेट में, और पैराकाजिनेट कैल्शियम के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा होता था? कैल्शियम पैराकाजिनेट, और फिर उसके ऊपर जो है ना वो पेप्सिन वगैरह एक्ट करते थे। ठीक है, तो अब जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके अंदर मैंने बताया था कि रेनिन ज़्यादा मौजूद होता है। ठीक है, और जो हम लोग होते हैं हमारे अंदर रेनिन बिल्कुल कम होता है, ना होने के बराबर। अब इन बातों को लिख के इसलिए नहीं रही क्योंकि ये बातें मैंने पहले बता दी हैं। ठीक है, अच्छा, अब रेनिन जो है वो छोटे बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है, हमारे अंदर ना होने के बराबर होता है। ठीक है, हमारे अंदर ज़्यादा क्या होता है? हमारे अंदर लैक्टेज। ठीक है, छोटे बच्चों में लैक्टेज नहीं होता। ठीक है, और इस चीज़ को लैक्टेज के ना होने को कहते हैं लैक्टेज इंटॉलरेंस। ठीक है, इसी वजह से वो बार बार क्या कर रहे होते हैं? दूध बार बार निकाली जा रहे होते हैं, उसे सही तरह से हजम नहीं कर पा रहे होते, वो बार बार निकाली जा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा मैं बता दूँ एक और बात की, जो सुक्रेज एंजाइम है ना उसका एक नाम होता है इन्वर्टेज। ठीक है, इन्वर्टेज उसका एक नाम होता है, और सुक्रोज का एक नाम होता है इन्वर्ट शुगर। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बता दूँ एब्जॉर्प्शन के ऊपर, और वो ये है कि जब एब्जॉर्प्शन होती है ना तो वो दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और एक होती है इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन और डायरेक्ट से क्या मुराद है? तो जो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन है उससे ये मुराद है कि जैसे सीधी सीधी एब्जॉर्ब होंगी हमारी जो भी ल्यूमन होगी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के से सीधी सीधी जाएंगी किसके अंदर? ब्लड के अंदर। लेकिन जो इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन है उसमें क्या होगा? ल्यूमन से पहले वो जाएंगे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम से फिर वो जाएंगे किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब जो लेमन से सीधी सीधी ब्लड के अंदर जा रही होती हैं वो उसके अंदर तो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसमें क्या आता है? इसमें आती है सिर्फ और सिर्फ फैट्स, बाकी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा,
अब इसके बाद हम बात करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। पहले हम अमाइनो एसिड्स लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, अमाइनो एसिड्स के अलावा शुगर्स होती हैं, सिंपल शुगर्स, ठीक है। जो मतलब सिंपल शुगर से मुराद है ग्लूकोज, गलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये वाली चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, विटामिन होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और हमारे पास क्या होता है, वाटर होते हैं, ठीक है। वाटर के अलावा साल्ट्स होते हैं। अब साल्ट्स कहाँ से है, साल्ट्स पहली बात तो हमारे बाइल के अंदर ही मौजूद है, सोडियम टारोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है। और भी हमने पढ़े हैं साल्ट सारे में, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, डायरेक्टली एब्जॉर्ब होंगी। अब एब्जॉर्प्शन से पहले मैं जो है ना आप लोगों को बता देती हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट है वो किस किस किस्म की होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी 2 ग्लासेस की मदद से, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये एक ग्लास है, ठीक है, और मेरे पास उसके साथ ही एक और ग्लास है, ठीक है। अब एक जो ग्लास है उसके अंदर है थोड़ा पानी, और एक जो ग्लास है उसके अंदर है ज़्यादा पानी। इनको मैंने एक पाइप से जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैंने होल कर दिए और इनको मैंने एक पाइप से जोड़ दिया। अब क्या होगा कि ये वाला जो ज़्यादा वाला पानी है, यह पता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इतना लग जाएगा, और ये बिल्कुल इतना मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे ना तो रुक जाएंगे, ठीक है। जैसे ही बराबर हो जाएंगे तो वाटर का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो वाटर होता है, जो साल्ट्स होते हैं, ठीक है, ये किस तरह जाते हैं सारे के सारे, ये सारे जो अच्छा ये जो तरीका है ना इसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पैसिव का मतलब है जिसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े, एनर्जी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो वाटर साल्ट्स हैं और ये सिंपल शुगर तो नहीं, सॉरी, अमाइनो एसिड्स, विटामिन, ये सारे के सारे कैसे जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, कौन सी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पहले तो आ जाएगा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स हैं वो किसके ज़रिए जाएंगे, अमाइनो एसिड्स जाएंगे डिफियन के ज़रिए, ठीक है। डिफियन भी एक जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम बात कर लेते हैं वाटर की। तो वाटर में जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। और इसके अलावा साल्ट्स की बात कर लेते हैं, तो साल्ट्स कैसे रहते हैं, वो भी जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स हो गए, वाटर हो गए, साल्ट्स हो गए, विटामिन, हाँ विटामिन जो वो भी किसके ज़रिए जाते हैं, वो भी जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ठीक है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं हम सिंपल शुगर्स की। अब हमें पता है कि जो ब्लड है उसके अंदर क्या मौजूद होती है, ग्लूकोज मौजूद होती है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज मौजूद है तो ये सिंपल शुगर जो है ना ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से तो नहीं जा सकेंगी। मतलब यहाँ पर मैं ये दोबारा से एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक ग्लास है। अब इस गिलास के अंदर है थोड़ा पानी और इस गिलास के अंदर है ज़्यादा पानी, ठीक है। अब अगर मुझे ये वाला पानी इसके अंदर लेके जाना है तो मुझे इस पर एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब मुझे इसे उठाना पड़ेगा, उठा के ऐसे इसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मुझे थोड़े वाले को ज़्यादा वाले में लेके जाना है। जब थोड़े वाले को ज़्यादा वाले में लेके जाना हो ना तो हमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन जब किसी चीज़ को ज़्यादा से थोड़े की तरफ आना हो ना तो उसे एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, वो खुद ही हो जाता है, ठीक है। अपने आप पे ही हो जाता है, ये अपने आप नहीं होगा, इस पर मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जिस पे एनर्जी लगानी पड़े ना उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल शुगर्स है ना वो देखो ब्लड के अंदर अब क्या है कि जो शुगर है वो मौजूद है। जब ब्लड के अंदर शुगर मौजूद है तो क्या होगा कि मुझे उस पर एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। जब एनर्जी लगानी पड़ेगी मेरे पास होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन से वाली, तो ये होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस केस के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा एक और जो है वो कौन सी, या फिर फैसिलिटेटेड डिफियन हो गया। फैसिलिटेटेड ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना ग्लूकोज के केस में, ठीक है। और जो फैसिलिटेटेड डिफियन है ये किसके केस में, गलेक्टोज के केस में, ठीक है। और गलेक्टोज के अलावा और जो है हमारे पास और कोई अगर शुगर होगी जैसे फ्रक्टोज वगैरह कोई भी तो उनके लिए होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फैट्स की एब्जॉर्प्शन की, ठीक है, फैट्स की एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। अब जो फैट्स हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। तो असल में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक जो है ना हमारे पास आएंगे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। मेरे पास ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स हैं, ये सारे के सारे कौन से, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स। और इनके एक तरफ यहाँ पे मेरे पास क्या मौजूद होगा, इनके लेफ्ट साइड पे ल्यूमन मौजूद होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की। और यहाँ पे क्या मौजूद है, लैक्टियल मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे लैक्टियल मौजूद है और यहाँ पे क्या ल्यूमन मौजूद है, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बाइल है वो क्या करता है, जो हमारे पास अनइमल्सिफाइड फैट्स होते हैं ना, मेरे पास अनइमल्सिफाइड फैट्स आएंगे, ठीक है। और अनइमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर जो लाइपेज एंजाइम है वो एक्ट नहीं कर रहा
रहा होता है, ठीक है। तो जो अनइमल्सिफाइड फैट्स हैं वो उसके ऊपर बाइल एक्ट करते हैं, फिर वो इमल्सीफाई होते हैं, ठीक है। जब इमल्सीफाई होते हैं तो उनके ऊपर जो है ना वो कौन एक्ट कर रहा होता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज, ठीक है। और कौन एक्ट करता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करता है, ठीक है। ये दोनों एक्ट करते हैं और जब एक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, डाइसल्ग्लिसराइड, ठीक है। अब असल में क्या होता है, एक जो फैटी एसिड होता है ना उसके अंदर तीन जो फैटी एसिड्स, एक जो होता है फैट का मॉलिक्यूल होता है उसमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं और एक क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डाइसल्ग्लिसरॉल बन जाएगा और एक जो फैटी एसिड है ना वो उतर जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर दोबारा से क्या होगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज दोबारा से एक्ट करेगा, ठीक है। जब दोबारा से एक्ट करेगा ना तो ये जो डाइसल्ग्लिसरॉल है ये फिर से टूटेगा, ये जाएगा मोनोअसाइलग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। और एक जो है ना वो किस में जाएगा, एक फैटी एसिड में जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर फिर से पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा, ठीक है। ये फिर से एक्ट करेगा तो क्या होगा, ये फिर से जाएगा एक जो मतलब ये अब जब ये पैंक्रियाटिक लाइपेज इन पे एक्ट करेगा ना तो सारे के सारे मोनोअसाइलग्लिसरॉल कन्वर्ट नहीं होंगे, कुछ कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो जो कन्वर्ट होंगे वो किस में जाएंगे, वो एक फैटी एसिड, ठीक है, और एक ग्लिसरॉल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल के अंदर चले जाते हैं। बाकी जो मोनोसल्फाइड है वो ऐसे ही रह जाएंगे, वो किसी के अंदर भी नहीं जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमल्सिफिकेशन पर, ठीक है। इमल्सिफिकेशन में असल में क्या होना है कि मेरे पास जो है ना यहाँ पे एक फैट है, ठीक है। अब ये मेरे पास जो है ना पाइल के साल्ट्स हैं, ठीक है। ये एक साल्ट है, ये एक साल्ट है, ये एक साल्ट है, सोडियम टॉनोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट वगैरह, ठीक है। ये साल्ट है। अच्छा, अब ये जो साल्ट है ये जिसका हेड है ये होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और जिसकी ये टेल है ये कैसी होती है हाइड्रोफोबिक, कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और ये जो फैट होती है ये भी कैसी होती है, ये भी होती है हाइड्रोफोबिक। अब इन दोनों चीज़ों ने मिलना है और इन दोनों ने इस तरह से जुड़ जाना है, ठीक है। ये मेरे पास एक फ़ैट आ गई, इसके साथ इन्होंने ये जो है ना जुड़ जाना है। अब देखो जो फ़ैट है वो हमें पता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल नहीं थी मतलब वाटर इनसॉल्युबल थी और इसी वजह से क्या था कि लाइपेज एंजाइम जो कि वाटर सॉल्युबल होता है वो इस पर एक्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये वाली जो चीज़ है क्या हाइड्रोफिलिक है, ये इसको वाटर के साथ जोड़ के रख लेगी, ठीक है। और ये जो हाइड्रोफोबिक है ये भी हाइड्रोफोबिक है, इस वजह से आपस में जुड़ गए। तो ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स बनता है ना इस कम्प्लेक्स को कहते हैं मिसेलस। और इस तरह मेरे पास क्या हो जाता है, बाइल ने इसको इमल्सीफाई कर दिया, इस पर लाइपेज ने एक्ट किया और इस तरह से ये सारी चीज़ें बना दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये तो इमल्सिफिकेशन होगी ना। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें बन गई, इसमें आगे क्या होगा, ठीक है। इसमें आगे ये होगा कि अब जो वाटर इनसॉल्युबल चीज़ें ना वो हमारे पास कौन कौन सी है, हमारे पास होते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और होता है हमारे पास मोनोअसाइलग्लिसरॉल, मतलब अभी मैंने बताया था ना कि सारे के सारे मोनोअसाइलग्लिसरॉल में ना वो नहीं तोड़े गए, ठीक है। मोनोअसाइलग्लिसरॉल, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होंगे, ठीक है। और लिपिड्स भी होंगे, सॉरी फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स भी होंगे, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स भी होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी और सारी चीज़ें कैसी है वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। और इसके अलावा ग्लिसरॉल भी होंगे। अब ग्लिसरॉल तो इस तरीके से नहीं जाएंगे क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो अल्कोहल है, ठीक है। और ये वाले सारे क्या वाटर इनसॉल्युबल है। तो अब क्या होगा, असल में यहाँ पे जो ब्रश बोर्ड एपिथेलियल सेल्स है ना ये वाले, ठीक है। यहाँ पे आएंगे ये सारी की सारी चीज़ें, फैटी एसिड, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स और इसके अलावा कौन से मोनोसाइलग्लिसरॉल। अब क्या होना है कि जो सारे फैट्स हैं ना, ये देखो मेरे पास ये फैट है, ठीक है। इस फैट के गिरना मेरे पास आ जाएगी प्रोटीन की एक लेयर, ठीक है। और इसको मैं क्या कहूँगी, काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। और असल में ये काइलोमाइक्रॉन्स क्या है, ये लिपोप्रोटीन इन नेचर है। इनकी नेचर कैसी है, लिपोप्रोटीन, मतलब इसमें लिपिड भी और प्रोटीन भी है। अब जो वाटर से मसला है वो किसका है, वो तो लिपिड्स का है, प्रोटीन का मसला नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं लोग, इर्द गिर्द जो है वो इसके आ जाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। अब इर्द गिर्द इसके प्रोटीन्स आ जाएगी तो अब इसे वाटर से प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब असल में मसला ये होता है, ये आगे इसलिए नहीं जा पा रहा होता क्योंकि यहाँ पे भी वाटर होता है, ठीक है। तो इसलिए जो लिपिड है वो आगे नहीं जाती, तो इसलिए क्या होता है इसके गिर्द जो है ना वो एक प्रोटीन की लेयर आ जाती है। जब प्रोटीन की लेयर आ जाती है तो ये यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। अब ये यहाँ से जाएगा कैसे, ये जो चीज़ होती है ना इधर से जो ब्रश बोर्ड एपिथेलियल सेल है इससे इसने कैसे गुजरना होता है, एंडोसाइटोसिस या फिर जिसको हम पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस कह देते हैं ना, उससे निकल जाएगा। और निकलेगा कैसे, एक्सोसाइटोसिस से निकलेगा, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस से निकल के फिर ये यहाँ पे आएगा। अब ये काइलोमाइक्रोन बन गया। इसके अलावा ना इसको ये भी कहते हैं LDL है इसके अंदर, ठीक है, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से क्या मुराद है, इसके अंदर जो प्रोटीन है वो सिर्फ 1% है, बाकी 99% इसके अंदर क्या लिपिड्स है, ठीक है।
मतलब हमने प्रोटीन सिर्फ इसलिए लगाई है कि ये गुजर जाए, बस इसीलिए, वैसे प्रोटीन को बस इसीलिए लेके गए हैं और कोई काम नहीं था प्रोटीन को लेके जाने का, ठीक है। तो उसके बाद ये किस में आएगी, लैक्टेल में आएगी, ठीक है। जब बहुत सारे लैक्टेल मिलेंगे ना तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी उसे कहते हैं लिम्फेटिक डक्ट, और जब बहुत सारे लिम्फेटिक डक्ट मिलेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट जो और फिर किस में जाएगी, सब क्लेवियन वेन के अंदर, ठीक है। और ये सब क्लेवियन वेन के अंदर क्या होगा, ब्लड। तो हमने क्या की, इंडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन की, जब इंडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन की तो क्या हुआ, जो पहले वो लिम्फेटिक सिस्टम में गया और लिम्फेटिक सिस्टम से वो फिर किस में चला गया, लिम्फेटिक सिस्टम से फिर वो चला गया है नेक्स्ट उसमें ब्लड के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज ने मिलकर बनाई हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। अब जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ना, ठीक है, एक हमारे पास होगी हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, ठीक है, और एक होती है हेपेटिक, ठीक है, सिर्फ हेपेटिक, और एक होती है हेपेटिक पोर्टल वेन। तो मैं अभी जिस पे बात करूँ वो क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। ये क्या करेगी, इसके पास जो है ना वो ये ऑक्सीजन या वगैरह नहीं है, मतलब इसने ऑक्सीजन का कोई काम नहीं करना, ठीक है। इसने जो काम करना है ना वो इसने करना है, जो मतलब वेस्ट लेके जाना या फूड लेके जाना, ठीक है। तो इसने वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके इसने क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स देना है लिवर को, ठीक है। लिवर के पास जाएगी, लिवर के पास जाके लिवर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। और जैसे मैंने वो बनाया था, फ्रक्टोज बनाया था, गलैक्टोज बनाया था, उन सारी चीज़ों को किसमें बदल देगा, ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। ग्लूकोज बना देगा लिवर उन सारी चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं अब एक डेफिकेशन रिफ्लेक्स की, ठीक है। जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है ना, वो जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कैसा होता है, उनके अंदर उनकी मर्जी का नहीं होता है, ठीक है। मतलब उनके अंदर कैसा होता है, इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर कैसा होता है, हमारे अंदर होता है वॉलंटरी, ठीक है। अब इसकी क्या रीज़न है, हम इसकी रीज़न मैं बताती हूँ। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे अंदर डेफिकेशन रिफ्लेक्स 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 एक्शन है सारे के सारे, मतलब अपनी मर्जी से चल रहा होता है, लेकिन हमारे अंदर जो रिफ्लेक्स कंट्रोल कर रहा है वो कर रहा होता है ब्रेन का एक पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट, जिसका नाम क्या है, सेरिब्रम, ठीक है। लेकिन जो किड्स होते हैं उनके अंदर कौन कंट्रोल कर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब उसकी वजह ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर वो खुद क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे होते, क्योंकि वो उनका स्पाइनल कॉर्ड इनके रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसकी वजह ये होती है कि उनका जो ब्रेन है ना, उनका जो सेरिब्रम है, वो अभी इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं हुआ होता, अभी इतना ज़्यादा अच्छा बना नहीं होता, उसे टाइम लगना होता है बनने में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, उसके अंदर जो पूरी मेन चीज़ जो उसकी है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से बहुत सारे पार्ट है, जो मेन चीज़ है ना वह उसके अंदर कोलोन, ठीक है। जो कोलोन है ना, उसकी पूरी की लेंथ होती है 1.5 मीटर। अब वो कैसे होती है कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगी एक हिस्सा इधर को जा रहा है, ठीक है, एक हिस्सा इधर को जा रहा है। अच्छा, ये जौन सा हिस्सा है ना, ये ऊपर को जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, ये नीचे को आ रहा है। जो ऊपर को जा रहा है ना उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन। जो सीधा जा रहा है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। जो नीचे को आ रहा है ना उसे कह रहे हैं डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ना इसे कहते हैं सीकम। यहाँ से छोटा सा पार्ट निकलता है अपेंडिक्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स उसका पूरा नाम है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर इसको जो है रिमूव करवाना पड़ता है। उस इन्फेक्शन को कहते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है। और उसकी सर्जरी जो होती है उस सर्जरी को कहते हैं अपेंडेक्टोमी, ठीक है। अपेंडेक्टोमी उसकी सर्जरी का नाम है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर रहता है रेक्टम, और रेक्टम के नीचे क्या होती है, एनल कैनाल होती है, और यहाँ पे जो है ना फेसेस टेम्पोरेली स्टोर होती हैं, ठीक है। अब इनकी मैं आप लोगों को बताती हूँ लेंथ। कोलोन की लेंथ मैंने बताई टोटल की कितनी है, 1.5 मीटर है, और इसका नाम क्या है, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। और इसका नाम है ट्रांसवर्स कोलोन, और इसका नाम क्या है, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना इनकी लेंथ की बात कर लेते हैं, बल्कि इनकी लेंथ को याद करने का अच्छा तरीका बताती हूँ मैं, ठीक है। तो एनल कैनाल जो है ना वो क्या होती है, ये एनल कैनाल आ गया ना, ठीक है, ये एनस आ गया ओपनिंग, ठीक है। तो ये मेरे पास जो एनल कैनाल है ना उसकी जो लेंथ होती है वो सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी होती है सीकम की। सीकम की मैंने बताया ये वाला पार्ट था, ठीक है। सीकम, अच्छा, सीकम के अंदर जो है ना इलियम आ गया, ओपन होती है, ठीक है। सीकम के अंदर सीकम सर जो है ना बड़ा होता है एनल कैनाल से, ठीक है। उससे बड़ी होती है अपेंडिक्स, ठीक है। अब देखो ये जो सीकम है ना उसके साथ अपेंडिक्स लग गया, ठीक है। ये अपेंडिक्स पूरा बड़ा है, सीकम फिर भी छोटा है, ठीक है। अपेंडिक्स आ गया, ठीक है। और अपेंडिक्स से भी बड़ा क्या होता है, रेक्टम। मतलब रेक्टम क्या है, लेंथ के अंदर सबसे बड़ा है, ठीक है। और उससे भी बड़ा क्या है, कोलोन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी लेंथ के ऊपर, मतलब इनकी एक्चुअल लेंथ क्या है, ठीक है। तो रेक्टम की जो लेंथ होती है ना रेक्टम की, वो कितनी होती है, 12 to 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 to 15, हाँ जी, 12 to 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो होता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की लेंथ कितनी होती है, अपेंडिक्स
वैक्स की लेंथ होती है 9 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 to 10 सेंटीमीटर, थोड़ा बहुत फ़र्क है। और उसके बाद जो है वो सीकम की लेंथ कितनी होती है, ठीक है, सीकम की लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर होती है सीकम की लेंथ। और जो एनल कैनाल है, एनल कैनाल की लेंथ बिल्कुल थोड़ी होती है 3 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 to 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मैंने एक और चीज़ पहले बताई थी, वो थी हमारे पास जो है ना वो क्या था, टोटल जो है ना वो स्फिंक्टर्स कितने होते हैं, ठीक है। तो जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर जो स्फिंक्टर्स है वो कितने थे, 6 थे, ठीक है। और जो टोटल हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर कितने स्फिंक्टर थे, 8 थे, जो मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में बताया हुआ है, ठीक है।